वेलकम टू ओनली आईएएस। स्वागत है आप सभी लोगों का प्रीलिम बूस्टर न्यूज डिस्कशन में। आज 8 जुलाई 2022 है, तो आइए देख लेते हैं कैसे कौन से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं जो आज हमें कवर करने हैं। हमारा फर्स्ट आर्टिकल सिगुर प्लेटू के बारे में है। सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में एक वर्डिक्ट दिया जिसके माध्यम से ये इंश्योर किया गया कि जो सिगुर प्लेटू का एरिया है वहां पर एलिफेंट कॉरिडोर बनाया जाएगा। लेकिन देखिए उसके बाद भी वहां पे बहुत सारे रिजॉर्ट्स एंड कमर्शियल स्टैब्लिशमेंट्स को स्टैब्लिश किया जा रहा है। उनकी इनफैक्ट बढ़ोतरी हुई है। हुआ क्या है कि उन्होंने कॉरिडोर का एरिया तो छोड़ दिया, उसके आसपास इन्होंने रिजॉर्ट्स वगैरह बना लिए हैं। अब देखिए इससे कुछ खास फायदा होगा नहीं, बिकॉज क्यों बनाया जाता है कोई भी एलिफेंट कॉरिडोर या किसी भी एनिमल के लिए कॉरिडोर क्यों बनाते हैं? ताकि उनका सेफ पैसेज इंश्योर किया जा सके। इस एरिया से अगर इस एरिया में किसी एनिमल को जाना है, बीच में मान लीजिए कोई ऐसा एरिया है जहाँ पॉपुलेटेड है, तो फिर मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट की संभावना बन जाती है। तो इन दोनों एरियाज को लिंक करने के लिए कॉरिडोर्स बना दिए जाते हैं ताकि वो एनिमल्स आसानी से इसके पास थ्रू हो सकें, और यहाँ पे किसी प्रकार के स्टैब्लिशमेंट की मनाही कर दी जाती है। लेकिन आप यहाँ पे आसपास ऐसे स्टैब्लिशमेंट लगा लोगे तो वो जानवर है ना, ऐसा थोड़ी कि वो अगल बगल नहीं जाएंगे, तो वो यहाँ जाके भिड़ लेंगे, तो फिर फायदा नहीं मिलेगा ना। कॉरिडोर बनाने का जो पर्पज़ है वो कहाँ सर्व होगा? इसी बात को लेकर जो कंजर्वेशनिस्ट हैं वो इस बात पर अपना कंसर्न रेज कर रहे हैं। सिगुर प्लेटू इसी रेफरेंस में न्यूज़ में आया है। लोकेशन देखिए, यहाँ पर जो लोकेशन है आप तमिलनाडु की देख पा रहे हैं। बिल्कुल यहाँ पर आप ट्राई जंक्शन पे ये सिगुर प्लेटू का एरिया देख पा रहे हैं। ये नीलगिरी हिल्स जो तमिलनाडु का है उसके बिल्कुल पास में लोकेटेड है। नीलगिरी हिल्स का ये जो एरिया है पूरा, ये वेस्टर्न घाट को ईस्टर्न घाट से कनेक्ट करने वाला रीजन होता है। जो नीलगिरी हिल्स हैं वो सिगुर प्लेटू के साउथ वेस्टर्न पार्ट में मिल जाएंगे, और मयूर रिवर वैली है वो इसके नॉर्थ ईस्टर्न साइड में है। तो ये तो लोकेशन की बात हो गई कि सिगुर प्लेटू एग्जैक्टली है कहाँ। देखिए इस एरिया में एलिफेंट की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा रहती है, उनकी जेनेटिक डाइवर्सिटी भी काफ़ी अच्छी है। वैसे देखिए सबसे ज़्यादा जो एलिफेंट्स पाए जाते हैं वो कर्नाटका में पाए जाते हैं, और इस पर यूपीएससी एक बार प्रश्न भी पूछ चुकी है कि उसमें उन्होंने स्टेटमेंट में दिया था कि सबसे ज़्यादा जो एलिफेंट्स हैं वो केरला में पाए जाते हैं, और वो जो स्टेटमेंट था वो इनकरेक्ट था, बिकॉज सबसे ज़्यादा कर्नाटका में पाए जाते हैं, केरला में नहीं पाए जाते। लेकिन जो पूरा एरिया है ना, ट्राई जंक्शन वाला एरिया, यहाँ पे अच्छी खासी पॉपुलेशन होती है एलिफेंट्स की। जो एलिफेंट्स हैं वो फूड और वाटर की सर्च में प्लेटू क्रॉस करके जाते हैं, तो उनके लिए कॉरिडोर बहुत ज़रूरी है। जो नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व है जिसमें सिगुर प्लेटू भी आता है और नीलगिरी हिल्स भी आती हैं, वो यूनेस्को के वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व्स का भी पार्ट है। हमारा जो नेक्स्ट आर्टिकल है वो इंडिया में टॉयज़ की कंडीशन के बारे में है। हमने देखा एक समय पे बहुत ज़्यादा चाइनीज़ खिलौने भारतीय मार्केट में चल रहे थे। लोग चाइनीज़ जो टॉयज़ हैं, आप उसको टॉय को किसी को उठाओगे, कोई व्हीकल है, कोई एरोप्लेन है, कोई डॉल है, वहाँ पे लिखा होता था मेड इन चाइना। इंडिया इस बात को लेकर काफ़ी कंसर्न था कि टॉय जैसी चीज़, मान लीजिए कोई ऐसी चीज़ है जिसके हमारे पास टेक्निकल एक्सपर्टीज़ नहीं है, वो हम किसी दूसरे देश से इंपोर्ट कर रहे हैं, बात समझ में आती है। लेकिन क्या हम अपने यहाँ खिलौने भी नहीं बना सकते क्या, कि हमें खिलौने भी चाइना से इंपोर्ट करने पड़ जाएँ? तो इस बात को लेकर काफ़ी कंसर्न थी सरकार कि जो खिलौने हैं वो भारत में ही बनाया जाए। तो गवर्नमेंट का अभी डेटा निकल के आया है जिसमें ये देखा गया है कि जो टॉय का इंपोर्ट है वो 70% तक गिर गया है। भारत में जो टॉय की इंडस्ट्री है वो धीमे धीमे इवॉल्व हुई है, ज़्यादा टॉयज़ हम यहाँ पे बना रहे हैं। टॉय की जो इंडस्ट्री है वो प्राइमरली अनऑर्गेनाइज्ड इंडस्ट्री के फॉर्म में वर्क करती है, जहाँ पे खिलौने बनाए जाते हैं। प्राइम मिनिस्टर ने कॉल किया था या फिर लोगों को आह्वान दिया था कि हम इंडियन टॉयज स्टोरी को रीब्रांड करें, भारतीय खिलौनों को पॉपुलराइज किया जाए। टॉयकैथन 2021 ऑर्गेनाइज किया गया था, जिसे मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने ऑर्गेनाइज किया कि टॉय या फिर जो गेम्स हैं वो इंडियन सिविलाइजेशन पर बेस्ड हों, खिलौने ऐसे हों जो भारतीय परंपरा के अनुसार हों। नेशनल एक्शन प्लान फॉर इंडियन टॉय स्टोरी को भी लॉन्च किया गया ताकि हम लोकल मैन्युफैक्चरिंग जो है टॉयज़ की उसको बूस्ट कर सकें। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में भी टॉय मेकिंग को इंट्रोड्यूस किया गया है 6th स्टैंडर्ड ऑनवर्ड्स, कि बच्चों को बताया जाएगा कि खिलौने कैसे बनाए जाते हैं। देखिए टॉयज़ को लेकर इंडिया कंसर्न है, इसका एक बहुत बड़ा मार्केट है, और ऐसी चीज़ें भी अगर हम इंपोर्ट करते हैं तो फिर ये तो गलत बात है। देखिए एग्जामिशंस भी दिए जाते हैं ऐसे गुड्स एंड आर्टिकल्स के लिए जो इंडिया में मैन्युफैक्चर किए जा रहे हैं, बेचे जा रहे हैं, और लोकल आर्टिशंस के उसके लिए रजिस्टर्ड हैं, तो उनको कई तरीके के एग्जामिशंस मिलते हैं ताकि इंडिया में जो खिलौने बनाने की परंपरा है, मैन्युफैक्चरिंग उसकी है, वो बढ़े। कई तरीके के टॉयज़ हैं जो डिफरेंट स्टेट्स में बनाए जाते हैं, उनके नाम मैं ले लेता हूँ, कुछ के नाम आपको याद रह जाए, दैट विल बी बेटर। जैसे केरला में कथकली डांस डॉल्स, एनिमल शेप टॉयज़, जानवरों के शेप में कई सारे खिलौने बनते हैं ना, वुड क्राफ्ट टॉयज़। तमिलनाडु में थंजावुर थलाइयट्टी बोम्बई, चोपा समन टॉय। पंजाब में फोक टॉयज़ और हंडवई, चंकारा, लट्टू, घुग्गू। इसके अलावा तेलंगाना में निर्मल टॉयज़, और भी कई से राज्यों में खिलौने बनते हैं। मध्य प्रदेश में आदिवासी गुड़िया, हस्तशिल्प या हाथ से बनाई गई गुड़िया, बीटल नट टॉयज़ और टिन टॉयज़, टिन के खिलौने। उत्तर प्रदेश में लैकर्ड टॉयज़। लैकर्ड टॉय में मैंने आपको इसके पहले एक आर्टिकल में बताया था कि लकड़ी का मान लीजिए कोई भी खिलौना बना लेते हैं, उसके ऊपर
जो पौधों का रस होता है उससे लेप लगा देते हैं तो प्लास्टिक की तरह मजबूत हो जाता है। मिनिएचर यूटेंसिल टॉयज भी बनाए जाते हैं, बर्तनों के खिलौने बनाए जाते हैं। वॉलनट वुड कार्विंग टॉयज आपको जम्मू एंड कश्मीर में मिलते हैं। छत्तीसगढ़ में क्ले एंड टेराकोटा, ढोकरा मेटल कास्टिंग, वुड कार्विंग, मेटल क्राफ्ट टॉय, दमन एंड दीव में टॉर्टोइस सेल टॉयज और क्राफ्ट्स, अंडमान निकोबार आइलैंड में टिम्बर टॉयज और कोकोनट शेल के टॉयज। तो देखिए ये तो टॉयज के नाम है, इस काइंड ऑफ फैक्ट देखा जाए तो मैंने आपके लिए इसको पढ़ा ही है, आप थोड़ा बहुत दिमाग में रख सकते हैं तो रख लीजिएगा। हमारा जो नेक्स्ट आर्टिकल है वो हाउस कमेटी के बारे में है। पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ने अभी हाल ही में एक सजेशन दिया। सजेशन ये था कि जो हाउस कमेटी है उसके टेन्योर को हमें बढ़ा देना चाहिए। देखिए पार्लियामेंट में दो तरीके की कमेटी होती हैं, एक एडहॉक कमेटी होती है, एक स्टैंडिंग कमेटी होती हैं। तो जो एडहॉक कमेटी होती हैं वो टेम्परेरी नेचर की होती हैं, उनका अपना एक काम होता है, वो अपने काम को करने के बाद डिसॉल्व हो जाती हैं। जबकि जो स्टैंडिंग कमेटीज़ होती हैं वो परमानेंट कमेटी होती हैं, इनका टेन्योर इन जनरल 1 साल का होता है। उसी में से एक हाउस कमेटी भी है, इसका भी जो कार्यकाल होता है वो 1 साल का होता है। अभी बातचीत ये चल रही है कि आप इसको बढ़ा के 2 साल कर दो, कम से कम 2 साल तो जो भी मेंबर्स हैं वो अच्छे से अपना काम कर सके। अब हाउस कमेटी होती क्या है? हाउस कमेटी कई सारी पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटीज़ हैं जिनका टेन्योर 1 साल का होता है, उसमें से ही एक हाउस कमेटी भी है। हाउस कमेटी की जो भी बात वो बताते हैं वो एडवाइजरी नेचर का होता है, उसे हाउस को मानना है नहीं मानना है वो डिसाइड करेंगे। ये बेसिकली क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए जो हमारे मेंबर्स हैं लोकसभा के, हम अगर लोकसभा की हाउस कमेटी की बात करें तो उन्हें रेसिडेंस दिया जाता है, अकोमोडेशन दिया जाता है, कई और बेसिक सर्विसेज दी जाती हैं। वो सर्विसेज उन्हें कितनी और कैसे दी जानी है, वो अच्छी तरीके से डिलीवर हो रही हैं कि नहीं, इन सभी चीज़ों को इंश्योर करने की जिम्मेदारी हाउस कमेटी के पास होती है। ये देखते हैं कि जो फैसिलिटीज़ दी जा रही हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स को, जैसे कि अकोमोडेशन, फूड, मेडिकल एड और बाकी अन्य एमिनिटीज़, वो दिल्ली में बेहतर तरीके से उनको मिले। फर्दर ऐसी कौन सी और एमिनिटी है जो उन्हें मिलनी चाहिए, समय समय पे वो उनके लिए ज़रूरी है, इन सभी चीज़ों को इंश्योर करने की जिम्मेदारी हाउस कमेटी की होती है। इसमें अगर हम लोकसभा की हाउस कमेटी की बात करें तो 12 से ज़्यादा मेंबर नहीं हो सकते और इन्हें स्पीकर ही अपॉइंट करते हैं। कमेटी 1 साल के लिए अपने ऑफिस में बनी रहती है, 1 साल तक मेंबर्स अपना काम करते हैं और स्पीकर किसी एक मेंबर को रीनॉमिनेट भी कर सकते हैं कमेटी के लिए। कमेटी में एक या उससे ज़्यादा सब कमेटीज़ भी होती हैं जो कंसेंसस पे अपना डिसीजंस लेते हैं। अगर पूरी कमेटी उनकी जो बातें हैं उस पर सहमत है तो फिर वो सब कमेटीज़ की बातों को भी निर्णय में शामिल कर लिया जाता है। राज्यसभा में भी हाउस कमेटी होती है, वो राज्यसभा में जो अकोमोडेशन एंड ऑल के काम है उसको देखते हैं। 22 मई 1952 को पहली बार हाउस कमेटी बनाया गया राज्यसभा के लिए। ये रूल्स गवर्निंग इन दी कमेटी जो 1986 में फ्रेम किए गए उनके बेसिस पर अपना काम करते हैं। तो 1952 में बनाया गया, बाद में जो रूल्स एंड रेगुलेशंस 1986 के हैं उनके तहत भी इनके रेगुलेशंस रन करते हैं। तो ये तो पूरा मामला हाउस कमेटीज़ के बारे में हो गया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। हमारा जो नेक्स्ट आर्टिकल है वो राज्यसभा में नॉमिनेट किए गए मेंबर्स के बारे में है। 4 लोगों को भी हाल ही में राज्यसभा में नॉमिनेट किया गया है। ओलंपिक स्प्रिंटर पीटी ऊषा जी काफ़ी पॉपुलर हैं, म्यूजिक कंपोजर इलैया राजा जी और 2 अन्य लोगों को भी यहाँ पर नॉमिनेट किया गया है राज्यसभा के लिए एमिनेंट पर्सन की कैटेगरी में, जिन्हें प्रेसिडेंट नॉमिनेट करने के लिए ऑथोराइज्ड होते हैं। देखिए राज्यसभा में 12 मेंबर्स को नॉमिनेट किया जाता है 6 सालों के टर्म के लिए। राज्यसभा का कोई कार्यकाल नहीं होता, राज्यसभा एक परमानेंट बॉडी है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल जो होता है वो 6 साल का होता है। तो यहाँ पे ये जो 12 लोग नॉमिनेट होते हैं ये 6 साल के लिए नॉमिनेट होते हैं। ये ऐसे लोग होते हैं जिन्होंने आर्ट्स, लिटरेचर, साइंसेस या सोशल सर्विसेज में बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन दिया हो। और ये जो अपॉइंटमेंट इनका होता है, जो नॉमिनेशन होता है, विल से नॉट अपॉइंटमेंट, जो नॉमिनेशन होता है वो 4th शेड्यूल में जो बातें कही गई हैं, फर्दर आर्टिकल 4 क्लॉज 1 में मेंशन किया गया है कि जो मेंबर्स नॉमिनेट किए जाएंगे प्रेसिडेंट करेंगे। आर्टिकल 80 क्लॉज 2 में जो प्रावधान है उन्हीं के आधार पर ये अपॉइंटमेंट्स किए जाते हैं। इन जनरल आपको राज्यसभा में 245 मेंबर्स मिलते हैं, जिनमें से 233 आते हैं राज्यों से और यूटी से और 12 को नॉमिनेट किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा। राज्यसभा का डिसोल्यूशन नहीं हो सकता, इन दैट पर्सपेक्टिव ये एक परमानेंट हाउस है। लेकिन 1/3 मेंबर इसके हर साल रिटायर होते हैं। तो अगर 12 मेंबर हैं तो हर 2 साल पे 4 रिटायर होंगे कि नहीं, तो इन 4 लोगों का भी नॉमिनेशन कर दिया गया। पावर्स एंड प्रिविलेजेस की बात करते हैं तो जो नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं उनकी पावर्स एंड प्रिविलेजेस बिल्कुल वैसे ही होती हैं जैसे इलेक्टेड मेंबर्स की होती हैं। वो हाउस की प्रोसीडिंग में बिल्कुल वैसे ही हिस्सा लेते हैं। नॉमिनेटेड मेंबर्स के साथ बस एक यहाँ पर आप देखेंगे डिफरेंस आएगा कि वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, वोटिंग नहीं कर सकते। इट्स वेरी नॉर्मल। अगर आपको कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग है पॉलिटी की तो आप समझ जाएंगे कि हमारा जो देश है वो एक रिपब्लिकन सिस्टम में काम करता है। रिपब्लिकन सिस्टम में काम करने का मतलब होता है कि जो हेड ऑफ द स्टेट होगा वो इलेक्टेड होगा। इलेक्टेड होगा किसके द्वारा, या तो डायरेक्टली या तो इनडायरेक्टली। तो अगर हेड ऑफ द स्टेट यानी कि प्रेसिडेंट इलेक्टेड है, इसका मतलब ये है कि उन्हें उन्हीं लोगों के द्वारा चुना जा सकता है जो इलेक्टेड हो।
नॉमिनेटेड लोग अगर चुन लेंगे तो जो रिपब्लिकन होने का प्रिंसिपल है वो ब्रीच होगा। एंड दैट इज द रीजन कि जो नॉमिनेटेड मेंबर्स हैं वो पार्टिसिपेट नहीं करते प्रेसिडेंट के इलेक्शन में। अब एक तो बात होती है कि सीधा रट लो कि नॉमिनेटेड मेंबर्स पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, फिर कंफ्यूजन होती है, ठीक है, कि नॉमिनेटेड मेंबर पार्टिसिपेट करते हैं प्रेसिडेंट के इलेक्शन में कि नहीं करते हैं, और एक होता है कि कॉन्सेप्ट समझ लो आप कि क्यों नहीं करते हैं। व्हेन यू गॉट द रीजन तो फिर भूलने का सवाल पैदा नहीं होता। भारत एक रिपब्लिकन सिस्टम है, रिपब्लिकन सिस्टम में हेड ऑफ द स्टेट को चुना जाता है। हमारे प्रेसिडेंट हेड ऑफ द स्टेट हैं, उन्हें चुना जाएगा तो उन्हें वही लोग चुन सकते हैं जिन्हें चुना गया हो, यानी कि इलेक्टेड मेंबर्स। नॉमिनेटेड मेंबर्स को चुना नहीं गया है तो वो हमारे हेड ऑफ द स्टेट को चुन नहीं सकते, ये रिपब्लिकन सिस्टम के खिलाफ हो जाएगा। तो ये एक फंडामेंटल प्रिंसिपल है, तो अब आपको याद रहेगा, आप भूलोगे नहीं। हालांकि वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन के साथ ऐसा कोई मामला है नहीं, तो वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में वो जा सकते हैं, हिस्सा ले सकते हैं। आर्टिकल 99 जो कॉन्स्टिट्यूशन का है वो ये भी कहता है कि जो नॉमिनेटेड मेंबर्स हैं वो अगर 6 महीने के भीतर चाहें नॉमिनेट होने के बाद कि वो किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन 6 महीने तक अगर उन्होंने किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन नहीं किया, लेटर ऑन दे विल नॉट बी अलाउड। तो ये तो मामला हो गया। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स के बारे में है। इंडिया के सर्विसेज फर्म ने ग्रोथ अटेन की है नए बिजनेसेस में और आउटपुट में। ये जो हमें ग्रोथ मिली है ये 11 सालों में सबसे ज़्यादा है। जो इंडेक्स हमारे पास है वो जून का है। ये जो परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स है ये एक सर्वे बेस्ड इंडेक्स है, परसेप्शन सर्वे है काइंड ऑफ। आप इसे ऐसे समझिए कि आप किसी मैनेजर के पास जाइए, उनसे पूछिए कि आने वाले महीने में आपका बिजनेस कैसा रहेगा, आपको अच्छे ऑर्डर मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, आपको क्या लगता है बिजनेस का माहौल कैसा है, अच्छा चल रहा है, खराब चल रहा है। तो आप उनसे सवाल करते हैं, उनका परसेप्शन लेते हैं और उसी के बेसिस पे ये पूरा इंडेक्स तैयार किया जाता है। इस इंडेक्स को तैयार किया गया ऑन द बेसिस ऑफ सर्वे। स्टैंडर्ड्स एंड पुअर्स ग्लोबल इंडिया सर्विसेज ने इस पूरे इंडेक्स को तैयार किया है, परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स को। अब देखिए यहाँ पर अगर किसी ने इस इंडेक्स के बारे में पहले पढ़ा है तो एक वाजिब से कंफ्यूजन होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए, कि हमें ये पता है कि जो परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स है इसे तैयार किया जाता है IHS मार्केट के द्वारा। अभी तक आपने यही पढ़ा होगा, लेकिन अब मैं आपको बता रहा हूं कि IHS मार्केट नहीं बल्कि इसे तैयार किया गया है स्टैंडर्ड्स एंड पुअर्स ग्लोबल इंडिया सर्विसेज के द्वारा। क्या मामला है, ये IHS मार्केट से ये दूसरा नाम कैसे हो गया? मैं आपको बता दूं कि दोनों कंपनीज हैं। स्टैंडर्ड्स एंड पुअर्स ग्लोबल इंडिया सर्विसेज एक कंपनी है और IHS मार्केट भी एक कंपनी है। दोनों कंपनीज का मर्जर हो गया है 2022 में। तो पहले ये जो इंडेक्स था वो IHS मार्केट निकालती थी, लेकिन अब ये जो जवाब है ये स्टैंडर्ड्स एंड पुअर्स ग्लोबल इंडिया सर्विसेज हो गया। तो कंफ्यूज नहीं होना है, IHS मार्केट इज नाउ पार्ट ऑफ स्टैंडर्ड्स एंड पुअर्स। तो दो में से कुछ भी आए सही होगा। सिंस IHS मार्केट पार्ट ही है स्टैंडर्ड्स पुअर्स का, तो सर्वे तो वही करेंगे, पूरा जो इंडेक्स है तैयार वही करेंगे, लेकिन नाम स्टैंडर्ड्स एंड पुअर्स का भी रहेगा। तो अगर आ जाए तो आप परेशान मत होना कि IHS मार्केट पढ़ा था ये कहां से आ गया। अब दोनों एक ही हो गए, दोनों का मर्जर हो गया है। तो PMI एक ऐसा इंडिकेटर है जहां पे बिजनेस एक्टिविटीज को हम इवेलुएट करते हैं। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में भी इवेलुएट करते हैं, सर्विसेज में भी इवेलुएट करते हैं। सर्वे बेस्ड मेजर है, एज आई टोल्ड यू। सर्वे करते हैं, पूछते हैं कि परसेप्शन क्या है, क्या लगता है आपको, बिजनेस कैसा चल रहा है, अच्छा है, खराब है। और सर्विसेज के लिए इसे अलग और मैन्युफैक्चरिंग के लिए अलग कैलकुलेट करते हैं। 0 से 100 के बीच में इवेल्युएशन किया जाता है। 50 से ऊपर रैंक आया मतलब नंबर्स मिले तो मतलब वो सेक्टर एक्सपेंड कर रहा है। 50 से कम आया तो कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। 50 आ गया इंडिकेटर मतलब कि कोई चेंज नहीं है, जिसका तस है। हर महीने इसे रिलीज किया जाता है। कुछ सिग्निफिकेंट आता है तब न्यूज़ में आता है। जैसे अभी 12 साल में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट ग्रोथ मिली सर्विसेज में तो न्यूज़ में आ गया। बाकी सर्विस होता हर साल है, हर साल सर्वे होता है। IHS मार्केट से कंपाइल करता है, दैट इज नाउ पार्ट ऑफ स्टैंडर्ड्स एंड पुअर्स। तो 400 मैन्युफैक्चरर्स के पास से जाते हैं, उनके मैनेजर से बातचीत करते हैं और उनका सर्वे या परसेप्शन अटेन करते हैं। PMI में कैसे हम डेटा डिराइव करते हैं? क्वालिटेटिव क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आई टोल्ड यू कि ये क्वांटिटेटिव इंडेक्स नहीं है, बहुत ऑब्जेक्टिव या डेटा बेस्ड चीजें आपको नहीं मिलेंगे। इट्स काइंड ऑफ परसेप्शन सर्वे। एग्जीक्यूटिव से बड़े सवाल पूछे जाते हैं, हंड्रेड्स ऑफ फॉर्म्स के एग्जीक्यूटिव से पूछे जाते हैं। आपको क्या लगता है आउटपुट, नए ऑर्डर्स, बिजनेस एक्सपेक्टेशंस को लेकर, एम्प्लॉयमेंट को लेकर, क्या ये चीज़ें स्ट्रॉन्गर होंगी पिछले महीने की तुलना में इस महीने या फिर खराब होंगी? ये सारे सवाल उनसे पूछ के इवेल्युएशन किया जाता है। देखिए यहाँ पे एक प्रश्न 2008 का है, व्हाट डज S&P 500 रिलेट टू? इसका क्या मतलब है, ये किससे संबंधित है? तो सही जवाब डी था, ये इंडेक्स तैयार करता है बड़ी कंपनीज के स्टॉक्स का। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल सोडियम आयन बैटरीज के बारे में है। साइंटिस्ट ने भी हाल ही में बहुत कम कीमत वाली और बहुत तेजी से चार्ज होने वाली सोडियम आयन बेस्ड बैटरीज को और सुपर कैपेसिटेटर्स को तैयार किया है और उन्हें ई साइकिल्स में इंटीग्रेट करके उसका इस्तेमाल करने का प्रयास किया है। अगर ये बहुत अच्छी तरीके से कमर्शलाइज हो जाए तो इससे काफ़ी फ़ायदा होगा। ई साइकिल जो है उसकी कॉस्टिंग काफ़ी कम हो जाएगी और ये पूरा जो
सेगमेंट है, इसमें काफ़ी ज़्यादा फायदा होने वाला है। कैसे होगा? देखिए, अभी तक जो हम बैटरी इस्तेमाल करते हैं दैट इज़ लिथियम आयन बैटरी। लिथियम आयन बैटरी के साथ दिक्कत क्या है कि लिथियम बहुत बड़ी मात्रा में हमारे एनवायरमेंट में पाया नहीं जाता है, इसलिए ये एक रेयर अर्थ मेटल माना जाता है, एक रेयर मेटल है, आसानी से नहीं मिलता, इसलिए इन बैटरीज की कॉस्ट भी ज़्यादा होती है। वहीं कंपैरेटिवली सोडियम आसानी से मिल जाता है। तो सोडियम आयन बैटरी एक सेकेंडरी बैटरी है, मतलब आप उसे चार्ज कर सकते हो। ये सोडियम आयंस के मूवमेंट पे वर्क करता है जो पॉजिटिव और निगेटिव इलेक्ट्रोड्स के बीच में ट्रेवल करते हैं। बिल्कुल वैसे ही काम करता है जैसे लिथियम आयन बैटरी काम करती है, कुछ खास इसमें अलग नहीं है। सोडियम आयन बैटरीज जो हैं, अगर इन्हें कमर्शियली इस्तेमाल किया जाए तो ये लिथियम आयन बैटरीज की जगह ले सकती हैं। इनके कई सारे फायदे हैं। सबसे बड़ा फायदा ये कि लिथियम की तुलना में सोडियम हमें आसानी से मिल जाता है। ये 7वां सबसे ज्यादा पाया जाने वाला मेटल है, जबकि लिथियम बहुत कम मिलता है। ये लिथियम से 1200 गुना ज्यादा उपलब्ध है धरती पर, मतलब इसके माध्यम से हम सस्ती बैटरीज बना सकते हैं, चीपर दैन लिथियम। सोडियम आयन बैटरीज की परफॉर्मेंस अच्छी है, वो अलग अलग टेम्परेचर में भी काम कर सकते हैं, नॉन फ्लेमेबल है, तो इन्हें आसानी से स्टोर किया जा सकता है। वैसे तो देखिए, जो लिथियम होता है वो सोडियम की तुलना में हल्का होता है। सोडियम जो है वो लिथियम से 3 गुना ज़्यादा भारी होता है, लेकिन सोडियम आयन बैटरीज जो अभी डेवलप की जा रही हैं वो लिथियम आयन बैटरीज की तुलना में हल्की हैं, बिकॉज इट्स अबाउट द स्ट्रक्चर कि आपने बैटरी को कैसे तैयार किया है। तो ये भी इसका एक प्रॉफिट है। तो हो सकता है आने वाले समय में आपको खूब सारी सोडियम आयन बैटरीज दिखें जो कंपेरेटिवली सस्ती हों, और इससे जो पूरा हमारा ई व्हीकल का मार्केट है उसमें भी काफ़ी ज़्यादा तेजी आने की संभावना है। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल मानगढ़ हिलॉक के बारे में है। हिलॉक का मतलब होता है छोटी पहाड़ी। हाल ही में नेशनल मॉन्यूमेंट अथॉरिटी के जो चेयरपर्सन उन्होंने एक रिपोर्ट सबमिट की मिनिस्टर ऑफ कल्चर को, और ये कहा कि जो मानगढ़ हिलॉक है राजस्थान का, उसे हम मॉन्यूमेंट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस डिक्लेयर कर रहे हैं। बढ़िया बात है। मानगढ़ हिलॉक कहाँ पे है? ये जो बंसवाड़ा डिस्ट्रिक्ट है राजस्थान का, वहाँ पे लोकेटेड है। अरावली माउंटेन्स जो है राजस्थान गुजरात के बॉर्डर पे, वहाँ पर इसकी लोकेशन है। ट्राइबल अपराइजिंग की ये लोकेशन है जहाँ पर 1500 भील ट्राइबल फ्रीडम फाइटर्स को जान से मार दिया गया था ब्रिटिशर्स के द्वारा 1913 में। इतनी बड़ी संख्या में मैसेकर किया गया था ब्रिटिशर्स के द्वारा, एंड दैट इज द रीजन कि इसे आदिवासी जलियांवाला बाग भी कहा जाता है। क्या हुआ था मानगढ़ हिलॉक पे? गोविंद गुरुजी एक बहुत ही प्रोमिनेंट सोशल रिफॉर्मर थे एट दैट टाइम। दयानंद सरस्वती जी से काफी ज्यादा प्रभावित थे। उन्होंने उन्हीं से प्रभावित होकर भगत मूवमेंट शुरू किया था भील ट्राइब्स के लोगों के लिए, जहां पे उन्होंने उनसे कहा कि आप वेजिटेरियन अपनाइए और किसी प्रकार के इंटॉक्सिकेंट से, शराब से दूर रहिए। मूवमेंट धीमे धीमे पॉलिटिकल हो गया। ब्रिटिशर्स की जो ऑपरेसिव पॉलिसीज थी उनके खिलाफ भी इस मूवमेंट ने काम करना शुरू किया। फर्दर जो फोर्स लेबर किया जा रहा था कई सारे प्रिंसली स्टेट्स के द्वारा, उसके खिलाफ भी बातें हुई। जो टैक्सेस वो अपोज किए जा रहे थे उसका भी विरोध किया गया। जो प्रिंसली स्टेट्स थे जैसे कि बंसवाड़ा, संतरामपुर, डुंगारपुर और कुशलगढ़, उनके खिलाफ भी ये जो पूरा मूवमेंट था ये उठने लगा। इस ट्राइबल रिवोल्ट से ब्रिटिशर्स और प्रिंसली स्टेट्स दोनों ही घबरा गए। उन्होंने मन बनाया कि वो इसे क्रश करेंगे। अक्टूबर 1913 में गोविंद गुरु जी ने अपने फॉलोअर्स से कहा कि मानगढ़ हिल पर वो आए, इकट्ठा हों, वहाँ पे बातचीत होगी कि इस ऑपरेशन को कैसे चलाना है। ब्रिटिशर्स ने मानगढ़ हिल को खाली करने का आदेश दिया 15 नवंबर को, लेकिन फ्रीडम फाइटर्स वहाँ जुटे रहे। 17 नवंबर 1913 को फाइनली ब्रिटिशर्स ने ओपन फायर कर दिया पूरी भीड़ के ऊपर, जिसमें लगभग 1500 लोग शहीद हुए। गोविंद गुरु जी को पकड़ लिया गया और उन्हें एग्जाइल कर दिया गया उनकी जगह से। उन्हें हैदराबाद की जेल में रख दिया गया। 1919 तक वो जेल में रहे। बाद में उन्हें अच्छे बिहेवियर की वजह से जेल से बाहर कर दिया गया, लेकिन उन्हें उनके घर जाने को अलाउ नहीं किया गया। तो वो गुजरात में जाके सेटल हो गए और वहीं पर 1931 में उनकी मौत हुई। तो ये रहा मानगढ़ हिलॉक का ये पूरा इशू। रिविजन करते हैं। सिगुर प्लेटू तमिलनाडु में है, ये सही है। राज्यसभा के नॉमिनेटेड मेंबर्स प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्ट ले सकते हैं, गलत है, नहीं ले सकते। परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया प्रिपेयर करता है, गलत है। स्टैंडर्ड्स एंड पुअर्स या फिर IHS मार्केट। और मानगढ़ हिलॉक केरला, ये गलत है, ये राजस्थान में है। तो हमारा आज का ये सेशन यहाँ पे समाप्त होता है। बहुत बहुत धन्यवाद।